आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस हमें समझना है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है कि बच्चे का ब्रेन में जितना भी एरियाज है या जितना भी फंक्शनल एरियाज है उसमें बच्चा पीछे है और जो उसकी प्रोसेसिंग है उसमें बच्चा पीछे है। तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम को देखें तो पिछले 150-200 साल से एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स और उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद एक कंपटीशन के द्वारा देखा जाता है कि वो किस एरिया में और पढ़ाई करेंगे, उसके बाद कहाँ पे जॉब करेंगे। तो फाइनल एम ये है कि वो किसी ना किसी एरिया में जॉब करते हैं और ज़रूरी नहीं कि बचपन में जो उन्होंने इतनी सारी पढ़ाई की हो या इतना सारा याद कर रखा हो वो उनके काम में आए। तो थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम जो है वो फिक्स्ड है और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बचपन में पढ़नी पड़ती है और एक प्रेशर रहता है कि हाँ ये चीज़ें याद रखनी है। तो बहुत सारे बच्चे उस एरिया में परफॉर्म नहीं कर पाते। अब इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा फॉल्ट में है क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें बोली जा रही हैं पढ़ने के लिए, करने के लिए, वो प्रैक्टिकली क्या हमें यूज़ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में पहले 98 में अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो उसकी आईक्यू टेस्टिंग करते थे और आईक्यू टेस्टिंग में ये होता था कि भाई आईक्यू अगर एक सर्टेन लेवल के ऊपर है तो बच्चा जो हमारे जो फंक्शनल जॉब्स हैं उसमें अच्छा कर पाएगा। बट आईक्यू टेस्टिंग के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ, आईक्यू टेस्टिंग भी इवॉल्व हुआ और उसका पर्पस ये नहीं रहा कि बच्चे को ये देखें कि वो सिस्टम में अच्छा कर पाएगा कि नहीं। उसका पर्पस ये रहा कि बच्चा जो है वो फाइनली उसमें अगर जो स्ट्रेंथ है या उसमें कोई वीकनेस है तो समाज उसको यूज कर पाता है कि नहीं, क्योंकि बच्चा तो उतना नहीं समझता है। तो अभी इस समय जो सिस्टम चल रहा है वो ये है कि हम 5 एरियाज में बच्चे की असेसमेंट करते हैं। उसमें से एक एरिया होता है कि जो मुंह से बोली हुई इंफॉर्मेशन है वो बच्चा कितना समझता है, कितना फॉलो कर पाता है। जो बच्चों को उसको फॉलो करने में प्रॉब्लम है वो उसको अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों में आईक्यू टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए और 6 साल के नीचे में हम लोग आईक्यू टेस्टिंग नहीं करते हैं। यूके में भी और यहाँ भी जीनियस लेन में भी हमने 6 साल के नीचे आईक्यू टेस्टिंग नहीं रखी। तो बोलने वाली इंफॉर्मेशन एक है, दूसरी देखने वाली इंफॉर्मेशन है कि देख के कितना याद रहता है। कुछ लोग बोलने वाली इंफॉर्मेशन में अच्छा नहीं करते बट देखने वाली में अच्छा कर सकते हैं। और कभी कभी अगर एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हो कि एक सिचुएशन में आप हैं जिसमें आपके पास कुछ चीजें हैं जो आपको पता है, अब उससे आपको एक सोल्यूशन निकालना है, वो रियल इंटेलिजेंस है। रादर देन मेमोरी वाइज आपने याद कर लिया और उसको इंटरप्रेट कर दिया, तो उसको फ्लूइड इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो गिवन इंफॉर्मेशन से एक नई सोल्यूशन निकाल सकता है। उसके बाद मेमोरी पे हम बात करते हैं कि कई तरीके की मेमोरी हैं। एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो आप कुछ इंफॉर्मेशन है लंबे समय तक याद रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी ज़्यादातर अच्छी होती है अगर आप किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं उसको। अगर आपने पढ़ाई के बचपन के दिनों को याद करें तो अगर आप किसी चीज़ से रिलेट करके याद करते हैं तो बाद तक याद रहती है, नहीं तो फिर वो भूल जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी तो अलग तरह की मेमोरी हैं। वर्किंग मेमोरी का मतलब है कि एक समय में आपके दिमाग में कितनी बातें चल रही हैं। ये ज़्यादातर मैथ्स में यूजफुल रहती है। और जैसे एग्जांपल लीजिए कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो जब पहली बार ड्राइविंग कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लच, ब्रेक, गियर बॉक्स, सामने देखना है, साइड में देखना है, साइड मिरर्स हैं, रियर बैक मिरर्स हैं। तो इतनी सारी चीज़ शुरू में करने में प्रॉब्लम होती है। फिर जैसे जैसे आप बार बार उसको करते हैं, प्रैक्टिस आपकी होती है, तो आपका ब्रेन वो चीज़ एक साथ प्रोसेस करने लगता है। एक समय में आप बहुत सारी चीज़ प्रोसेस कर पाते हैं। तो पहले के टाइम में क्या था, 90s में
एक बार हो गया कि हाँ बच्चे का इतना आईक्यू टेस्टिंग है और वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। अभी के टाइम में क्या है कि हम लोग कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है बच्चे में, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके हिसाब से बच्चे की लर्निंग इंटरवेंशन को प्रोग्राम करते हैं, प्लान करते हैं। क्योंकि बच्चे की प्रोसेसिंग अगर इम्प्रूव की जा सके तो बच्चे की जो फंक्शनैलिटी है, मतलब बच्चा जो एबिलिटी है जो वो कर पा रहा है और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाया जा सकता है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसा डायग्नोसिस है जिसमें बच्चा हर एरिया में पीछे रहता है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो अपनी समझदारी दिखाने का हो, और उसमें बिहेवियर इश्यूज भी आ जाते हैं क्योंकि उसको हीन भावना भी हो जाती है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें जो है वो हीन भावना की ही है, क्योंकि अगर हीन भावना आ गई है तो फिर बच्चा जो कर पाएगा वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रोग्राम हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में करते हैं, इसमें बिहेवियर के साथ साथ एबिलिटी और प्रोसेसिंग तीनों पे हम लोगों ने इंटरवेंशंस दिए हैं। तो विदाउट चेकिंग प्रोसेसिंग, मतलब बच्चे की प्रोसेसिंग ब्रेन की चेक किए बिना इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस नहीं होता है। और उसमें जो वेरिएबल्स हैं जो इम्प्रूव किए जा सकते हैं उसके इंटरवेंशन, साथ में एबिलिटी मतलब वो जो बच्चा करना है उसको एज के हिसाब से उसके इंटरवेंशंस, और साथ में बिहेवियर इंटरवेंशंस को मिला के ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के इंटरवेंशंस बनते हैं। तो इसके लिए अभी जो मोस्ट एडवांस टेस्टिंग है जो रिकॉग्नाइज्ड है वर्ल्ड में, उसको WISC-5 कहते हैं और ये कुछ जगह पे उपलब्ध है। मगर ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट ये है कि हम बच्चे को एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से देखें, वो उसकी पहली प्रॉब्लम क्या थी, कब आइडेंटिफाई हुई, स्कूल में बच्चा कैसा है, घर में बच्चा कैसा है, बिहेवियर कैसा है, और ये सारी की सारी चीज़ें लेके एक ऐसा इंटरवेंशन प्रोग्राम बने जो बच्चे को अभी से बेटर करना शुरू कर दे। तो इसी प्रोग्राम में हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डायग्नोसिस इसलिए लेते हैं क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो बच्चे हैं वो बेहतर हो सकते हैं। अगर उनके ब्रेन में कोई डैमेज है तो उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर उनके पीछे कोई अंडरलाइंग अगर कोई कॉज है, कोई जेनेटिक कॉज है, तो भी हम उनको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं ये जानने के बाद कि उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्यों है। तो जो डॉक्टर हैं उनका ये काम है कि देखें कि उनका कोई MRI करना है या उनका कोई जेनेटिक टेस्ट करना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आई बच्चे में। और अगर उनका MRI और जेनेटिक टेस्ट नॉर्मल आता है तो उसके बावजूद भी इंटरवेंशन कर सकते हैं, क्योंकि 30 से 40% बच्चों में डिस्पाइट ऑल द टेस्ट डायग्नोसिस नहीं हो पाता। तो इन समरी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है कि बच्चा अपने फंक्शनल एरियाज में जो आप देख रहे हैं, जो उसकी पढ़ाई लिखाई है, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं, वो अपने एज से पीछे होती हैं। और कोई भी चीज़ याद रखना, समझना, बोलना, उसमें उसको ज़्यादा समय लगता है और जब उसको बार बार टोका जाता है तो और पीछे हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये डायग्नोसिस दिया गया है ताकि हम इस डायग्नोसिस में जो एरियाज हैं उनको अच्छे से डील कर सकें और बच्चे की फंक्शनैलिटी बढ़ा सकें। तो बहुत समय में इस डायग्नोसिस के बच्चे सपोर्ट के साथ मेन स्ट्रीम स्कूल में भी रह सकते हैं और या तो फिर पेरेंट्स के एक प्रोग्राम के साथ उनको इंडिपेंडेंट स्किल्स सिखाए जा सकते हैं। तो कभी कभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक जेनेटिक प्रोसेस का पार्ट हो सकती है। मतलब बच्चा जब छोटा था तो उसकी डेवलपमेंट डिले थी, थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो भी डिलेड रही, साथ में हो सकता है उसको कोई हार्ट में प्रॉब्लम हो, कोई किडनी में प्रॉब्लम हो, कोई लिवर में प्रॉब्लम हो, कोई लंग्स में प्रॉब्लम हो, बोलने में प्रॉब्लम हो, लार टपकती हो, खाना चबाने में प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम हो, सुनने में प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चे में हो सकती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ। तो अगर और भी चीज़ों में परेशानी है और वो अगर जेनेटिक्स की प्रॉब्लम लग रही है तो जेनेटिक टेस्ट करके अगर एक डायग्नोसिस मिल जाता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, कि हाँ बच्चे में डाउन सिंड्रोम है तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो डायग्नोसिस का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर डॉक्टर ने डायग्नोस्टिक टेस्ट किया, उसको लग रहा है कि नहीं एक डायग्नोसिस तो मिल सकता है, तो
तो फिर हम बता सकते हैं कि बच्चे में किस एज पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मेडिकली कब कब कौन से टेस्ट करने चाहिए ताकि बच्चे में प्रॉब्लम हो तो जल्दी से उसको हम डायग्नोज कर लें और उसको ट्रीटमेंट कर दें। तो किस एज पे क्या होता है? पहले 5 साल में बच्चे का डेवलपमेंट पीछे रह सकता है। 5 से 15 साल में बच्चे को एजुकेशन की प्रॉब्लम रहेगी और बच्चा और बच्चों की तुलना में पीछे रहेगा। उसके बाद के सालों में अगर कोई डायग्नोसिस है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से बच्चे की असेसमेंट होनी चाहिए, टेस्ट होने चाहिए, जिसमें उसकी मसल्स, हार्ट, लंग्स, किडनी, ये सारी चीज़ें अगर इन्वॉल्व हो सकती हैं तो उसके हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए। और बाद में क्या हो कि अगर बच्चा 20 साल से बाद में है तो उसमें कभी कभी सीजर्स की प्रॉब्लम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन डायग्नोसिस। सबसे नहीं तो क्या वो बच्चे नॉर्मल काम कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में रह सकते हैं? तो बहुत सारे बच्चे उनमें से नॉर्मल काम कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफ रह सकते हैं, बट सब कुछ डिपेंड करता है कि उसका कॉज क्या है। जो भी कॉज से वो हो रहा है उसी कॉज की वजह से बच्चों में हम आगे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है कि नहीं, तो टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं, मगर याद रखें कि वो सिर्फ 60% बच्चों में रिजल्ट देते हैं, 40% बच्चों में उसका रिजल्ट नहीं आता है क्योंकि अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है। बट आपके डॉक्टर इस चीज़ में ट्रेंड हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे में कोई और टेस्ट करने हैं कि नहीं।